हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। रीजनिंग की एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना, भाई कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 11, 13, 17, 19 और 23। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो हमें बतानी है। तो ये देखिए, यहाँ पर 29 आएगी क्योंकि सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, जैसे 11 भी, 13 भी, 17 भी, 19 भी और 23 भी। तो 23 के बाद अभाज्य संख्या 29 आती है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। अब देखिए, यहाँ पर 4 दिया हुआ है। 4 का संबंध 256 के साथ दिया गया है। उसी प्रकार से हमें बताना है कि 7 का संबंध किससे होगा। रेलवे और SSC के द्वारा ये बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीटेड हैं। और अब जो टेक्नीशियन के या फिर आगे NTPC के होने वाले एग्जाम हैं, JEE वगैरह के, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। कोई भी क्वेश्चन है उसमें आपको परेशानी नहीं होगी। देखिए, अगर 4 का स्क्वायर कर देते हैं तो 16 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 56 दिया गया है। अगर हम 16 का स्क्वायर और कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या प्राप्त होगा, 256 हो जाएगा। उसी प्रकार से हमें आगे भी करना है। ठीक है, 16 का स्क्वायर 256। तो 7 का स्क्वायर कितना होता हमारा, 7 का स्क्वायर होता हमारा, जिस प्रकार से 4 का स्क्वायर किया उसी प्रकार से 7 का स्क्वायर करना। 7 का स्क्वायर होता हमारा 49। और यहाँ पर जैसे 16 का स्क्वायर किया था उसी प्रकार से हमें 49 का भी स्क्वायर करना है। 49 का स्क्वायर करने के बाद हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, 49 गुणा 49 अगर हम करेंगे तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त हुई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, देखिए 49 का स्क्वायर कितना होता हमारा, तो 49 का स्क्वायर होता हमारा 2401। ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारा 2401 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलिए, वेन आरेख से एक क्वेश्चन उठाया गया, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही निरूपित करता है। यहाँ पर आपको सोना दिया हुआ है, चांदी दिया हुआ और आभूषण। अब आपको ये बताना है कि इसका जो डायग्राम है वो किस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन का अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि तो किस प्रकार से सोल्व करना है, तो सबसे पहले आपको क्या है, डायग्राम बना लेना है। ठीक है, डायग्राम बना लेना है। ठीक है, जैसे सोना, चांदी और आभूषण। अब सोने का चांदी के साथ देखना संबंध आपको, फिर आभूषण के साथ, फिर सोने का आभूषण के साथ। तो एक बार देखिए, सबसे पहले तो हमें डायग्राम किसका बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो डायग्राम है वो सोने का बनेगा। ठीक है, सोने का डायग्राम हमने बना लिया। ठीक है, अब बात आती है चांदी की। अब चांदी का सोने के साथ कोई संबंध है, चांदी का सोने के साथ कोई संबंध है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो किस प्रकार से डायग्राम बनेगा। सोने का चांदी के साथ कोई संबंध नहीं है क्योंकि चांदी एक अलग धातु है और सोना एक अलग धातु है। ठीक है, अब बात आती है आभूषण। आभूषण, अब देखिए, आभूषण का सोना और चांदी के साथ कोई संबंध है। तो देखिए, सोना, चांदी, आभूषण। तो जो आभूषण है वो सोने के भी बनते हैं और चांदी के भी बनते हैं। ठीक है, आभूषण जो है वो सोने के भी बनते हैं और चांदी के भी। इस प्रकार से आभूषण का, यानी कि कुछ जो आभूषण है वो सोने से बनते हैं और कुछ जो आभूषण है वो चांदी से बनते हैं। ठीक है, चांदी से बनते हैं। तो इस प्रकार से ये वाला डायग्राम बनेगा।
अब आप सोचोगे कि यहाँ पर कुछ वाला ही क्यों लिया गया है, तो कुछ वाला इस प्रकार से लिया गया है क्योंकि देखिए सारे के सारे आभूषण सोने से नहीं बनते। सोने का तो आभूषण के अलावा बिस्कुट भी बनता है, ठीक है, सोने के बर्तन वगैरह भी बना देते हैं कई। उसी प्रकार से सोने के बर्तन भी बनते हैं, जैसे इसमें चांदी के, जैसे चांदी की थाली हो गई, चांदी का गिलास हो गया। यानी कि चांदी के बहुत से आभूषणों को छोड़कर अन्य चीज़ें भी चांदी से बनाई जाती है। इसलिए कुछ जो है वाला और ये वाला जो डायग्राम है आपको किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ये वाला जो है हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। कहीं यहाँ पे सोना चांदी लगा करके और आभूषण वाला, यानी कि जैसे सी वाला लगा देते हैं कई बार। तो देखिए अब कोडिंग डिकोडिंग से कोई भी एग्जाम दोगे, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन कन्फर्म है, आना ही आना, ठीक है। तो वो टाइप किसी भी प्रकार से हो सकती है। एक कूट भाषा में स्टेटमेंट को TUBUFNFOV लिखा जाता है, तो बैंकिंग को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले तो हमें स्टेटमेंट का पता लगाना है कि स्टेटमेंट को यहाँ पर किस प्रकार से इसने लिखा है, तभी तो हम बैंकिंग का बता सकते हैं। देखिए ST, ठीक है, TUAB, ठीक है, TUEF, ई से जैसे F हो गया, तो B क्या क्या हो जाएगा, तो B के बाद यानी कि S के बाद T है। दोबारा से देखिए आप इसको कैसे सोल्व करना है। अब मैं बड़े ही ढंग से इसको सोल्व करना। S के बाद क्या है T, T के बाद U, A के बाद B, T के बाद U, E, F, M, N, ठीक है, E, F, N, O, T, V, ठीक है। T का V के साथ है, यानी कि T U फिर V एक छोड़ रखा है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसने किस प्रकार से इसको सोल्व किया है। B के बाद C, A के बाद B, ठीक है, N के बाद O, K, L, K के बाद L, I, J, N, O, G, G के बाद क्या है I, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचे तो यहाँ पर H लिखोगे और H लिखा तो आप C को आंसर लगाएंगे, जो कि बहुत ही गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक छोड़ के एक लिखा है TU फिर V, तो G के बाद H छोड़कर I आएगा। इसलिए इस प्रकार का जो क्वेश्चन हमारा ठीक होता होता भी गलत हो सकता है। इसलिए इसको बड़े ही ध्यानपूर्वक ढंग से आपको करना है, ठीक है। अगर आप C को लगा देते तो आपका पूरा का पूरा सोल्व किया हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। हमने पहले C इसलिए लगाया था क्योंकि कई के माइंड में चलता है कि भाई C वाला ही होगा, लेकिन हमें पीछे से देखना कि यहाँ पर एक छोड़ के एक लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। y/xw/xt/yy/x/w, तो इस प्रकार से आपको एक श्रृंखला दी गई है और उस श्रृंखला को हमें क्या करना है, पूर्ण करना है। तो इस प्रकार की श्रृंखला को हम किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, तो देखिए ये क्वेश्चन मैं कई बार करवा चुका हूँ और कई बार मैंने बताया भी है कि आप इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उनको आप क्या कर सकते हैं कि उनको या तो आप जोड़े बना लीजिए, ठीक है, आप उसके जोड़े भी बना सकते हैं। और अगर आपको जोड़े बनाने में अगर कोई परेशानी है तो आप दाएं बाएं से देखकर भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए
सबसे पहले इनकी काउंटिंग कीजिए। काउंटिंग करने के बाद आप जोड़े बना सकते हैं, 4 का भी बना सकते हैं, 5 का भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने 4 का जोड़ा ले लिया, ठीक है। अब 4 का जोड़ा लेने के बाद हम इसको किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। देखिए y के बाद ब्लैंक स्पेस है, फिर x है, तो हमें ये देखना कि y से पहले क्या है। अब y से पहले अगर हम देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, y से पहले हमें क्या दिखाई दे रहा, तो y से पहले हमें t दिखाई दे रहा है। तो y से पहले अगर t दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा t आ जाएगा, y t x w, ठीक है। y t x w ये वाला जोड़ा हो गया, y t x w, लेकिन ये वाला अलग है, y t x w y t x w। तो ये वाला देखिए x t y, तो x से पहले कौन सी संख्या है यहाँ पर, x से पहले w x t y, तो आगे भी कौन सी आएगी, जैसे यहाँ पर w x t y है तो यहाँ पर भी w x t y आ जाएगी। और हमारी जो पूरी की पूरी श्रृंखला है वो पूर्ण हो चुकी है। लेकिन ज़्यादा जल्दबाजी न करें, इनको आसानी से नीचे लिख लीजिए और फिर अपने आंसर को क्लिक कीजिए, जैसे TW X, ये आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कई बार क्या है, ज़्यादा हड़बड़ी में हम सोल्व किए हुए क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। एक कतार में खड़े राज्यपाल का स्थान बाएं से 17वां है और उसका स्थान दाएं से 30वां है। बताइए कि कतार में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं। ये क्वेश्चन तो मैं बहुत बार करा चुका हूँ और इससे आसान क्वेश्चन कोई हो भी नहीं सकता। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन को आप एग्जाम में छोड़ कर आते हैं तो ये मानिए कि आपने सबसे बड़ा लॉस अपना ही किया है, क्योंकि 70 प्लस 30 कर देना है और -1 कर देना है, ठीक है। 70 प्लस 30 और -1 कर देना है। 70 में 30 को अगर प्लस करोगे तो हमारा हो गया 100 और 100 में से 1 को माइनस करोगे तो 99 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, तो बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये मान के चलिए कि आपका फ्री का नंबर है। अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको बिल्कुल भी इसको छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन देखने में भले ही कठिन लगते हो लेकिन ये कठिन होते नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 50 भाग में 10 बराबर है 25 और 30 भाग में 2 बराबर है 225 लिखा है, तो 110 भाग में 2 को हम क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना कि 50 और 10 के साथ ऐसा क्या किया कि यहाँ पर 25 आया, फिर 30 और 2 के साथ ऐसा क्या किया कि 225 आया। देखिए 50 भाग में 10, अगर 10 को 50 से भाग देते हैं तो 5 आ जाएगा हमारा, क्योंकि 10 पंजे 50 होते हैं। और 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हमें 25 प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। ये तो सही हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से 30 को हम 2 से भाग दे देते हैं, ये हो गया हमारा 15, और 15 का स्क्वायर होता है हमारा 225, यानी कि ये भी हमारा क्वेश्चन राइट हो गया। उसी प्रकार से हमें 110 को भी भाग देना है 2 से। 110 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो 55 प्राप्त होगा। अब 55 का जो स्क्वायर करेंगे तो देखिए 5 5 25 होता है, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। 25 तो ऑप्शन सी में ही दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन सी के अंदर ही दिया हुआ है। तो इस प्रकार से 3025 इसका स्क्वायर हो जाएगा। 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3025, और 3025 आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रकार से जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर सभी के पीछे 25 होता तो हमें थोड़ा सोचना भी पड़ता, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी बड़ा ही इजी टाइप्स के होते हैं और एग्जाम में देखिए कोई मनगढ़ंत क्वेश्चन नहीं है। रेलवे और एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन ही आपको करवाए जा रहे हैं। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी संख्या बतानी है, जो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है
उसके स्थान पर आस के। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें ये देखना कि यहाँ पर जो 8 है 16 है कैसे आया, तभी हम बता सकते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अगर हम इन सभी संख्याओं को आपस में प्लस करें तो संख्या क्या होगी, बड़ी प्राप्त होगी, लेकिन यहाँ पर छोटी लेके आनी है। ठीक है, तो इन सब को अगर हम प्लस करेंगे तो संख्या तो हमें बड़ी प्राप्त होगी, लेकिन यहाँ पर लेकर कौन सी आनी है, छोटी वाली। और छोटी वाली लेके आनी है तो हम गुणा भी नहीं कर सकते, भाग में। देखिए 11 और 4 कितने होते हैं हमारे, अगर 11 और 4 को अगर आप जोड़ लेते हैं तो 15 हो गए हमारे। ठीक बात है, 15। और 5 और 2 कितने होते हैं, 7। अब 15 में से -7 कर देते तो हमें 8 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर तो ये ट्रिक काम कर रही है, लेकिन अगले वाले पे देखते हैं कि सेम इसी प्रकार से काम होता है या नहीं। 20 और 10 कितने हो गए हमारे, 23। 8 और 6 कितने हो गए हमारे, 14। 14 हुए। अब 30 में से 14 को माइनस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 16 प्राप्त हुआ। यानी कि ये भी सही आ गया हमारा। उसी प्रकार से हमें आगे वाले को सोल्व करना है, और आगे वाले को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, 15 और 8 को प्लस कर लेना है। 15 और 8 को प्लस कर लिया, 15 और 8 को प्लस करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 23। माइनस 6 और 3 9। अब 23 में से अगर हम 9 माइनस कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 23 में से अगर 9 माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त हुआ 14। 14 प्राप्त हुआ, और 14 आपको ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी ना आए तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो आगे जो वीडियो आती रहेंगी उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो शुरुआत करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, हरी को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच में पड़ता है, जबकि उसकी बहन को याद पड़ता है कि उसके पिता का जन्मदिन 14 और 18 जून के बीच पड़ता है। उसके पिता का जन्मदिन किस दिन होगा जिस पर दोनों सहमत हों। देखने में जितना ये कठिन लग रहा है उतना कठिन है नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम आसानी से सोल्व कर देंगे। ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस प्रकार का, आपका गलत नहीं होगा। एग्जाम में आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ के आएंगे। देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करने के लिए एक ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक है कि भाई आपके सामने इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप उसको झट से याद कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ 5 और 7, ये एक मान के चलिए कि कोई कैन है या बाल्टी वगैरह है जो 5 लीटर की है, और यहाँ पर 7 लीटर की है। अब ये 5 लीटर इसमें आता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि उसके पास दूध हो जाता 7 लीटर, तो उसको दिक्कत होती है कि वो इसमें 7 लीटर कैसे आए। तो अगर 10 लीटर की होती तो पॉसिबल भी हो जाता। तो कहने का जो भावार्थ है हमारा ये है कि क्वेश्चन जो है इसके अंदर सहमति है, कोई 13 के और 16 के बीच कहता, कोई 14 और 18 के बीच। तो मुद्दा ये है कि बीच वाला आ जाए जिस पे दोनों की सहमति। देखिए 13 लिख लेते और 16, 13 और 16 पे गोल तारा लगा लीजिए। ठीक है, और ये क्या कहता, 14 और 18, 14 और 18 के बीच भी गोल तारा लगा लीजिए। अब दूसरी बात क्या है, इनके जो बीच में संख्याएं पड़ती हैं वो देखनी है। 13 के बाद क्या आती है, 14 और 15। ठीक है, यहाँ पर 14 के बाद 15, 16, यानी कि 14, 13, 16 और ये 18 को तो हमें काट देना है। ठीक है, अब ये इस संख्याओं में हमें कॉमन छांटना है। ठीक है, तो कॉमन कौन सा हो गया हमारा, 15। अब 15 कॉमन है तो वही इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे।
उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ये बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है, यानी कि राज्य और राजधानियों से पूछा गया क्वेश्चन है ये। जीके में भी आता है, यानी कि अगर आपको भारत के सभी राज्य और राजधानियाँ पढ़ी हैं तो आप इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो सेकंडों में दे सकते हैं, अगर आपको राज्य और राजधानी सभी के सभी याद है। और अगर आपको याद नहीं है तो ये क्वेश्चन आपका कन्फर्म है कि गलत हो जाएगा। देखिए, लखनऊ का संबंध है उत्तर प्रदेश से, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो कौन सी है, हमारी लखनऊ है। तो कोहिमा की जो राजधानी, यानी कि कोहिमा किसकी राजधानी है, नागालैंड की कोहिमा।